ये बड़ा गोश्त है तो थोड़ा देर से गलता है, ठीक है, और कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको चढ़ा के रखें हड्डी पे, गल जाएगा। एक्सेलरेटेड लर्निंग इज़ नॉट द सेम एज शॉर्टकट्स। मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इस तरह कर रहा हूँ कि अगर उन पे ड्यू एफर्ट हो जाए तो फिर बच्चे को नज़र कुछ और आना शुरू हो जाएगा। मैथ्स पहली चीज़ खौफ आया कि ये क्या मुसीबत है, इसको क्या करना है। तो फिर मैंने अपने आप को झटका उस चीज़ को कि यार क्या है, क्या ही करना होगा, चलो देखते हैं। जो चीज़ मैं टकरे टुकरे मार के मुझे लगा था सही है, डर के मारे बताता नहीं था किसी को, वो तो उसने किताब में लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको मैथ्स की एक इंटरनल हायरार्की बताई है, इसी तरह अल्टीमेटली प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल होने की भी एक हायरार्की। ये जिस तरह चल रहा है ना, ये ना करनिया गल्ला नहीं। वी आर सॉल्विंग अ टफर प्रॉब्लम विच इज़ टू क्रिएट स्पेस, आवर स्पेस इन देयर लाइव्स, ठीक है, कन्विंसिंग पेरेंट्स दैट दे नीड एन एक्स्ट्रा एज, दे नीड टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट दे कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी, तो सर फाइनली 2 महीने पूरे हो गए हैं, 8 हफ़्ते माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। तो जिस तरह हमारा ये सिलसिला चलता है कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हर हफ़्ते के एंड पर, तो उसी तरह का एक आज भी वो करते हैं। तो पहला जो मेरा सवाल होगा ना, वो आज थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। मैं जिस तरह हम कहते हैं कि हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और कंसेप्चुअलनेस पे काम करते हैं, एक्सेलरेशन पे काम करते हैं। तो जो ब्लेंडेड लर्निंग एंड ऑल, तो जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है ना, मैं उसके ऊपर आज थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन करना चाहूँगा। तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय एक्सेलरेशन, एंड बेस्ड ऑन योर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लास्ट 2 months, हाउ डू यू थिंक इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग एंड व्हाट हैव यू लर्न अप टिल नाउ? हाँ, तो ऐसा है कि हम लोगों का जो ये थॉट प्रोसेस था कि हमने एक्सेलरेटेड लर्निंग अचीव करनी है, और इसका मतलब ये है कि हम जो ग्रेड 8 तक का मैथ्स है ना, उसको हम समझते हैं कि 1 साल में हम पढ़ा सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मैं जब टॉपिक्स को देखता हूँ ना, तो उसमें मुझे ये नज़र आता है कि यूनिक टॉपिक्स हैं क्या जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं बच्चे को आने चाहिए। इसके अंदर अरिथमेटिक, देयर मल्टीपल वेज यू कैन लुक एट इट, ठीक है। सो एक तरीका ये है कि आप टूल्स के तौर पे देखेंगे, मैथमेटिकल टूल्स हैं क्या, मैथमेटिकल थिंकिंग है क्या। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो स्किल हमें आनी चाहिए, वो बेसिक स्किल जो है वो अरिथमेटिक की है। उसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स, और उसके बाद उनके 4 ऑपरेशंस आपको आने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सेकंड जो आपका टूल है वो अलजबरा है। उसके अंदर आपने इक्वेशन एक्स को समझना और सॉल्व करना, इक्वेशंस को, अननोन की वैल्यू ढूंढना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बिल्ड करना, अलजब्राइक एक्सप्रेशंस बिल्ड करना, फॉर्म करना। ये एक स्किल है जो बहुत बड़ी आनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। और उसके बाद फिर कुछ बाकी जो एरियाज़ हैं वो स्किल्स नहीं है इस तरह से, मतलब कि वो एप्लीकेशंस मैं उनको समझता हूँ कि जैसे ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक तरह से एप्लीकेशंस ऑफ दीज टूल्स हैं। तो हमारा ये कहना था कि हम इन टूल्स को फोकस करें, ना कि ये ग्रेड 1 का मैथ है, ग्रेड 2 का मैथ है, ये 3 का। क्योंकि जैसे ही आप ग्रेड 1 का मैथ कहते हैं, 2 का मैथ कहते हैं, तो एकदम से आपकी टाइम स्पैन जो है वो 8 साल की स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि 1 ग्रेड का मतलब है 1 साल। तो ग्रेड 2, 3, 4 8 साल की हो गया। और अगर आपने 8 साल में आ ही गए हैं आप, तो अब आपने 8 साल पूरे करने हैं, तो फिर आप जैसे मर्जी फिट कर लें, उसके अंदर जो मर्जी डालते रहें। हमारा ये था कि हम कहते हैं कि इस तरह नहीं करना, हम एक स्किल पकड़ेंगे, एक उस महारत को हम ट्रेन करेंगे उस बच्चे को उसके ऊपर, और उसको अच्छी तरीके से इंटरनलाइज करवाएंगे, कंसेप्चुलाइज करवाएंगे, और उस पर हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन चूँकि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो अगर वो ये 4 ऑपरेशंस, एक ऑपरेशन में 1 हफ़्ता लगाता है, 2 हफ़्ते लगाता है, तो 4 ऑपरेशंस वो अल्टीमेटली कर लेगा। और इसमें होता ये है कि डिवीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, अगर आपने वो कर ली, तो डिवीज़न अगर आपने सही तरीके से किया ना, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन और फ्रैक्शंस, यानी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन अगर आपने सही समझ लिया ना, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन, फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, और अगर फ्रैक्शन आ गई है तो आपको किसी हद तक डेसिमल भी आ जाता है, और आपको इवेंचुअली वो भी आ जाता है, परसेंटेज भी आपको समझ में आ जाती है। अच्छा। इसी तरह से अगर आप इसी के अंदर अरिथमेटिक के अंदर ही एक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब रेशियो प्रोपोर्शन की आप बात करते हैं तो वो होता ही इस बेसिस पे है कि प्रोपोर्शन का मतलब है 2 रेशियोज इक्वल है। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, उस बच्चे को समझ आना चाहिए कि मैं ये कर क्या रहा हूँ।
इस इक्वालिटी से मुझे फ़ायदा क्या होता है। हम्म, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टाइम लगता है थोड़ा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा कॉन्सेप्ट, और थोड़ा टाइम लगता है फिलोसॉफिकली उसको समझने में। लेकिन अगर बच्चे को हम इस तरीके से लेके चलें हम्म, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका नेचुरल पार्ट होता है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करना ही असल चीज़ है। एक्सटेंड करना या अप्लाई करना मतलब ये है कि आपको मेथड सिखा दिया गया कि 2 नंबर्स दिए हों और डिवीजन का साइन लिखा हो तो ऐसे डिवाइड करना है। लेकिन अब जब आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ख़ासतौर पे रेशो वाला ही देख लें या प्रोपोर्शन वाला, कि जी एक गाड़ी ने 5 घंटे में 300 किलोमीटर फासला तय किया है, तो वो 7 घंटे में कितना करेगी। अब यहाँ पर बच्चे को समझ में आता है कि ये कोई अरिथमेटिक की चीज़ है, और अगर अरिथमेटिक प्रॉब्लम है तो इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड के पास जाना है या मैंने प्लस माइनस के पास जाना है, और अगर जिसके पास भी जाना है उसमें से मैंने एक इक्वल टू साइन लेके आना है ताकि मैं एक अननोन तक पहुंच सकूं। ये टोटल कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस पे ट्रेनिंग करवाई जाए तो कितना टाइम चाहिए, मतलब मुझे नहीं समझ आता कितना टाइम चाहिए। 8 साल नहीं चाहिए, लेकिन 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, और ये मेजर टूल है आपका करियर तक का, तो उसको 2-3 महीने में अच्छी तरह करवा दें। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि एक्सेलरेटेड लर्निंग इज़ नॉट द सेम एज शॉर्टकट्स। अच्छा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट टाइम लगेगा ना, जिस पे टाइम लगना है जितना, उतना टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि मैं घोल के पिला रहा हूँ कुछ, घोल के कुछ नहीं पिला रहा, मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इस तरह कर रहा हूँ कि अगर उन पे ड्यू एफर्ट हो जाए तो फिर बच्चे को नज़र कुछ और आना शुरू हो जाएगा मैथ्स, ठीक है ना, और उसको आ भी जाएगा मैथ्स, क्योंकि मैंने कहा ना प्रॉब्लम्स के बगैर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट ही नहीं हो सकती। तो जब, और वर्ड प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे, जब आपको सिनेरियो दिया जाए, आपको पता चल जाए कि ये मेरे साथ, मैं एक तरह से कहता होता हूँ कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है इस बात की कि आपने मर्ज़ की तशख़ीस कैसे करनी है। लॉयर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है इस बात की कि उन्होंने केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। जो दीनी मुफ्ती होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है इस बात की कि उन्होंने किसी की स्टोरी सुनते हुए रिलीजियस गाइडेंस के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या रिलीजियस रूलिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। ऐसे ही एक मैथमेटिशियन को, यानी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को या मैथमेटिक्स पढ़ने वाले को इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब वो किसी सिनेरियो में फेंका जाता है या उसके सामने लिखा जाता है तो उसमें से मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, अरिथमेटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसके ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ये चीज़ लोगों को आती नहीं है। एक ही ये चीज़ अगर करवा दी जाए और एक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ अरिथमेटिक होगा आपका, बल्कि आपको आगे जहाँ इक्वेशन नज़र आएगी आपको उसका बेसिक पॉइंट पता होगा। और अलजबरा जब पढ़ाएंगे तो उसके अंदर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ इनफ फॉर अ लॉट ऑफ मैथ्स टिल ग्रेड 8 और इवन मैट्रिक तक भी, क्योंकि जब कैलकुलस शुरू होती है तो फिर एक तीसरी चीज़ शुरू होती है, कॉन्टीन्यूस मैथ जब आता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेट का, तो नॉट शॉर्टकट। और इसमें जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो ये आ रही है कि जब वो डिफ़िकल्टी फेस करता है बच्चा, चाहे पेरेंट चाहे हम सारे, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है अभी, कि वो डिफ़िकल्टी के ऊपर घबराना नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ ये मसला होता है कि डिफ़िकल्टी है तो ये बुरी चीज़ है, चूँकि ये डिफ़िकल्ट है इसलिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो एक नासूर है ना, इसका कुछ करने की ज़रूरत है। डिफ़िकल्टी बुरी नहीं है भाई, डिफ़िकल्टी एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी, तुम्हें बता रही है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ में। जब हम जिम जाते हैं तो जिम जाकर मुझे याद है, मैं शोल्डर्स की आप जब ट्रेनिंग करते हैं ना तो उसमें डिफरेंट ट्रेनिंग होती हैं, डिफरेंट मसल्स होते हैं। तो एक मसल को इधर करके, तीसरा मसल होता है कोई यहाँ करके होता है, यहाँ करके, ठीक है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो मसल हिट ही नहीं होता आम ट्रेनिंग्स में। तो जब आप उसके लिए जब मैं एक्सरसाइज करता था ना, तो अगर मैं 10 kgs का डंबल आमतौर पे उठाता हूँ, उस पे जाके मैं 2 किलो पे आ जाता था। 2 किलो भी नहीं मुझसे, वो साइड वेज ऐसे उठाना होता है, साइड नहीं, वो ऐसे इंक्लाइंड बेंच पे होके फिर उठाना होता है, ज़मीन से ऐसे उठाना होता है, खड़े होके नहीं, ऐसे इंक्लाइंड बेंच के ऊपर उल्टा ऐसे होके ना, तो नीचे से उठाना होता है। वो बड़ा मुश्किल एंगल है, और वो मसला क्या है कि एकदम से आपको लगता है मेरे में ताकत ही नहीं है, क्योंकि मेरा वो वाला मसल हिट हो रहा है कि जो वीक है। तो अब ये एक्सरसाइज बुरी है क्या, कि मतलब ये बहुत बुरी है, इसमें तो मैं 2 किलो नहीं उठा सकता। ये एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसने मुझे आइडेंटिफाई करवा दिया है कि मेरा कोई मसल ऐसा भी है जो हिट नहीं होता, मैं हालांकि इतना डबल उठाता हूँ। तो डिफ़िकल्टी और मैथ्स इतनी ज़बरदस्त चीज़ है इसको लेकर कि मैथ्स के अंदर इस तरह के 36 प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे।
आप जब पढ़ते हैं आपको यू हैव नो आइडिया कि शुरू क्या करना है. अभी आई वाज जस्ट लुकिंग एट अ बुक और उसमें एक क्वेश्चन मैं देख रहा था और मुझे पढ़ते साथ ही पहली चीज़ खौफ आया कि ये क्या मुसीबत है, इसका क्या करना है. तो फिर मैंने अपने आप को झटका उस चीज़ को कि यार क्या है, क्या ही करना होगा, चलो देखते हैं. और फिर जब मैंने उसको देखा तो मुझे थोड़ा सोचने के बाद समझ आया कि ये करता हूँ वो करता हूँ, तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल गया. सो मेरे ख्याल से ये जो एक खौफ पैदा हो गया हुआ है ना डिफ़िकल्टी का, इसके बगैर आपको क्या ही कोई दे सकेगा. सो ये कॉन्सेप्ट मुश्किल है, लेकिन ये हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं. थोड़ा सा 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाएंगी. सो आर एक्सेलरेशन इज़ हैपनिंग, लेकिन अभी हम यहाँ पे रुक गए थोड़ा सा, क्योंकि हमारा डिवीज़न पे जाके, मैंने कहा ना उसका पहाड़ है एक डिवीज़न, और वो पहाड़ चढ़ना है और उसको सही तरह समझ. फिर एक बात मैं ये कहता होता हूँ कि जब आपको एक कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अगर वहीं पे गलती कर दी गई है, डिवीज़न ये होती है कि चीज़ें तकसीम करना इक्वालिटी के साथ लोगों में. जब आप मिसाल के तौर पे एक गाड़ी 300 किलोमीटर करती है 5 घंटे में, तो 7 घंटे में कितनी करेगी, तो इसमें कौन सी चीज़ें तकसीम हो रही हैं. तो बच्चे को समझ डिवीज़न नॉक करेगी उसके दिमाग में कि भाई ये यहाँ पे भी डिवीज़न यूज़ होगी कहीं. तो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट ही गलत है उसके दिमाग में, तो उसको डिवीज़न कभी भी कैंडिडेट नहीं बनेगी प्रॉब्लम सोल्यूशन में. लेकिन जब आप सही तरह डिवीज़न बताएंगे कि ये एक रिलेशन है 2 नंबर्स का, ये रेशो बताती है उनके आपस में, एक को दूसरे की टर्म में डिफ़ाइन करती है, तो फिर आपको उस रिलेशनशिप की थिंकिंग से वहाँ नज़र आना शुरू होगा कि यार इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है. डिस्टेंस का मेरे टाइम के साथ कोई रिलेशनशिप क्या है. तो वो पर यूनिट जिसको आप कहते हैं वो निकलता है, उससे समझ में आएगा उसको, फिर उसको वो निकाल के उसको उससे हेल्प लेगा और उसको जाके, और हम इसको बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट्स के ज़रिए हमने समझाया प्रोपोर्शन को, तो वो बच्चे को समझ आती है कि अच्छा ये होता है, तो फिर पहले ये करना होता है, फिर ये से ये निकलता है और फिर यहाँ पे जाना होता है. सो आई वुड से कि to cut it short, like accelerated learning is basically identification of the topics that are the most important ones, that are the building blocks of mathematics, and then paying attention only on those. Once you master those, then you will be feeling really comfortable with everything else in mathematics. But those concepts can take a while. There is no shortcut to understand those. You have to understand कि difficulty अगर आएगी तो उससे मैंने भागना नहीं है. वो आपकी ट्रेनिंग भी है, आपको वीक एरियाज भी बता रही है, डिफ़िकल्टी से डील करना भी सिखा रही है. तो उसमें अगर कोई भागता है डिफ़िकल्टी, तो उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है. मतलब जिस चीज़ को आप, कोई भी काम आपने अगर मास्टर करना है उसको, अगर उस पर आप मेहनत नहीं कर रहे ड्यू, तो आप कभी भी ख्वाहिशें पालते रहे, कुछ भी नहीं होगा सर. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, जिस तरह आपने डिवीजन का बताया कि डिवीजन 2 एंटिटीज़ या 2 चीज़ों नंबर्स के क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन है, ठीक है. अब इस तरह वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या आपने ख़ुद डिराइव किए हैं या आपने कुछ किताबों में या कहीं आपने जो लीडिंग मैथमेटिशियंस हैं उनकी डेफिनेशंस देखी? सो मेरा ये पॉइंट है कि अल्लाह का शुक्र है, आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड हैपनिंग इन माई लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है. मैं सिर्फ सोचता हूँ कि आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स. मतलब ठीक है, पहला सवाल तो ये है कि मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वहाँ पे वो कहा जा रहा है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है, और सब में जो मैंने, जैसे वही बात है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये कहा जाए कि डिवीजन का मुझे पता है कि मतलब ये है कि चीज़ों को डिवाइड करना इक्वली. अब थोड़ी देर बाद इस तरह के सवाल में जब प्रोपोर्शन आती है तो मुझे डिवीज़न समझ नहीं आ रही कि यहाँ डिवीज़न क्या कर रही है. जब मैं डेसिमल के बारे में सोच रहा था कि ये डेसिमल किसी को वही आई थी कि डॉट लगा के आगे चीज़ें लिखना शुरू कर दो, ठीक है, फ्रैक्शन से जान छुड़ाओ, और 0.5 और 0.3 यानी 1/2 0.5 होता है, ठीक है. अब बाज़ औक़ात जब आपको समझ आ जाती है ना, फिर सारी बातें सही लिखना शुरू हो जाती हैं और कहते हैं हाँ ऐसे ही होना था. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने फिर वही बात है, घबराना नहीं है. आपको समझ नहीं आ रही जो चीज़ आप पूछें, आप सोचें. तो मैं जब ये सोचता हूँ तो मुझे फिर एक ऐसी यूनिफिकेशन करने की मैं कोशिश करता हूँ कि जिसके ज़रिए से वो सारी चीज़ें मुझे एक जगह बैठती हुई नज़र आएँ. और मज़े की बात यह है कि अब चूँकि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले तो टाइम नहीं होता था, तो थोड़ा अब टाइम मिलता है पढ़ने का भी. तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें जब मैं फ्रैक्शन पहले पढ़ा था समर कैम्प में, तो मैंने उनको एक तरह से बताया कि ये फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन कंबाइंड. तो अब मैं जब ये पढ़ाया, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था ये, और मैंने उस पर मुझे सिर्फ एतराज़ ये था कि जब आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है उसका मतलब है कि टाइम्स दिस मच. तो जब आप 1/2 टाइम्स लेट्स से 1/4 कर रहे हैं या 2/4 कर रहे हैं लेट्स से, तो आप या 2/5 कर लेते हैं, तो अच्छा ठीक है. सो 1/2 टाइम्स 2/5. तो
मैं ये सोचा था कि 1/2 को मैंने 2/5 टाइम्स ऐड करना है। तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि किसी भी चीज़ को 1 से लेस टाइम्स कैसे कर सकते हैं। उसके लोगों ने जवाब लिखे हुए हैं, मुझे नहीं से लगते थे। मैं कहता हूँ भाई मुझे सादी बात करें मेरे साथ। तो एक दफ़ा मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये 5 जो 2/5 है ना, इसका 5 मैं इधर ले जाता हूँ, 1/2 के साथ जोड़ देता हूँ, तो 1 को 10 में डिवाइड करो और वो जो आंसर है ना उसको 2 टाइम्स कर लो। तो मैं कहा ये ठीक है, 2 टाइम्स हो गया ना, 1/10 टाइम्स 2। तो मैंने उसके लिए लिख दिया कि ये असल में लिखा ये हुआ था कि जो 1/2 लिखा हुआ है ना, ठीक है, टाइम्स की बजाय 1/2 डिवाइडेड बाय लेट्स से 1/5, 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड को उल्टा करें तो 1/2 और वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो मैंने इस तरीके से वो पढ़ा दिया। अब मैं वो पिछले दिनों किताब पढ़ा था, तो उसमें वो बंदा बहुत ज़बरदस्त है जिसने वो किताब लिखी हुई है, वो पेरेंट्स को पढ़ाने के लिए उसने लिखी हुई है। अच्छा। बिग मैथमेटिशियन। तो उसने ये लिखा हुआ था कि आई ऑफन आस्क स्टूडेंट्स अबाउट, और मे बी टीचर्स भी उसने कहा कि डिफाइन फ्रैक्शंस। तो उसने कहा कुछ लोग कहते हैं कि पार्ट ऑफ होल, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। उसने सारा डिस्कस करने के बाद एंड पे कहा कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ डिविजन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन इन दैट ऑर्डर। अच्छा। एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ मैं टकरे टुकरे मार के मुझे लगा था सही है, डर के मारे बताता नहीं था किसी को, वो तो उसने किताब में लिखी हुई है। इसी तरह से डिवीज़न पढ़ाते हुए जब मैंने डिवीज़न को समझा तो मुझे लगा कि जब मैं डिवीज़न को डिफ़ाइन ऐसे कर रहा हूँ कि रिलेशन है, तो मुझे साथ ही रेशो प्रोपोर्शन भी पढ़ा देनी चाहिए, साथ ही फ्रैक्शन भी पढ़ा देनी चाहिए। ये बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं सारे, उसी की एप्लीकेशन है डिवीज़न की। तो उसने वो किताब में लिखा हुआ है कि भाई जब आप डिवीज़न पढ़ा देते हैं तो आप फ्रैक्शन भी पढ़ा सकते हैं, आप रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ा सकते हैं, और आपको पढ़ा देनी चाहिए। आमतौर पे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में लोग वेट करते हैं कि उसको कहते हैं शुरू करते हैं फ्रैक्शन को उसके साथ शेप्स के साथ, पाए के साथ, ताकि वो विजुअली पीसेस नज़र आएँ पिज़्ज़े के साथ और नंबर्स में। तो लेकिन वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि ये फ्रैक्शन जो होती है किसी पिज़्ज़े को काट के होती है, ठीक है, तो 100 का 2/3 भी होता है, ये उसको समझ नहीं लगती। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो आई वुड से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, एंड देन नाउ डेज येस आई एम कंसल्टिंग बुक्स एंड आई एम ट्राइंग टू, आई हैव सेलेक्टेड केयरफुली कि कौन सी बुक्स जो है ना वो जिनका नाम है दुनिया में, और वो इसलिए कि उन्होंने सही तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ। तो देयर आर फ्यू बुक्स आई एम कंसल्टिंग। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी बुक है, उसमें से प्रॉब्लम्स देखना कि कैसे अप्लाई करवा रहा है वो, क्या कहाँ तक ले जा रहे हैं, क्या पैदा करना चाहते हैं आप में, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, ये जो जब आप बातें कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में भी ख्याल आ रहा था कि जो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन भी असल में एक डीप कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना बेसिक नहीं है। हाँ, उसमें वो ऐसे बड़ा अच्छा उसने लिखा हुआ था, आई थिंक किसी म्यूज़ियम के अंदर, फ्रांस में किसी म्यूज़ियम में एक कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ना वो पड़ी हुई है। और अच्छा। उसमें एक दोस्त अपने एक मैथमेटिशियन दोस्त से पूछता है कि मैं अपने बच्चे को किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊं। तो उसने कहा कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ए के और बी का कंपैरिजन था, तो यूनिवर्सिटी ए में आप कराएं, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बट इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू मास्टर फ्रैक्शंस देन यू शुड सेंड इट टू हिम टू यूनिवर्सिटी बी। अच्छा। तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई आज से कोई 400-500 साल पहले तक ना फ्रैक्शंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि है तो मुश्किल कॉन्सेप्ट, और मैं बताऊँ असल कॉन्सेप्ट मुश्किल जो है वो डिवीज़न है, ठीक है। बस डिवीज़न समझ में आ जाना तो सारी गेम समझ में लग जाएगी। और मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि डिवीज़न ही सिर्फ मुश्किल है, यानी मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। डिवीज़न एक ही कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक में जो कि हज़म नहीं होता, ये क्या हो रहा है। तो इसी को मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि ये बड़ा गोश्त है, तो थोड़ा देर से गलता है, ठीक है, और कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको चढ़ा के रखें हड्डी पे, गल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जल्दी गल जाए तो फिर वो कच्चा कच्चा खाएंगे आप, तो फिर फ़ायदा नहीं है, दांतों पे फंसेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो सारा क्योंकि आपने पढ़ाया, ठीक है, तो उनको समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं? कोई आपने मतलब असाइनमेंट्स देते हैं या क्या एग्जैक्टली करते हैं उसमें? सो इसमें अब ये है कि हम लोगों ने देखो यार, हम वी आर हेयर टू सॉल्व द एजुकेशन प्रॉब्लम, राइट, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, इट्स अ बिग क्लेम, बिग एंडेवर यू कैन से। तो हमारे लिए चीज़ ये है कि कोई भी हम एक्स्ट्रा काम ना करें, कोई भी कहते हैं ना री इन्वेंटिंग द व्हील ना हो। तो हमने जब देखा कि प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स, हमने क्या देखा, सारी दुनिया को पता है कि मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस के बाद ही आता है, तभी समझ में आना शुरू होता है, दिमाग आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हुए चलता है। तो जब हम उसकी प्रैक्टिस के लिए सवाल बनाते थे तो हमें बहुत टाइम लग रहा था,
ठीक है। तो वी डिस्कवर दिस टूल IXL, और उसको हमने और भी टूल्स देखे, ब्रिलियंट है, .org और भी इस तरह के tools हैं। हाँ, तो लेकिन ये कि IXL में मैं देखा कि थोक के भाव सवाल है। उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई गुस्सा निकाला हुआ है, पता नहीं, इतने सवाल हैं कि बस ख़त्म ना हो कभी। तो फिर हमने सोचा कि उस टूल को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अब हम उस टूल पे असाइनमेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो स्किल्स हम सिखा रहे हैं हम उसके ऊपर एक जैसे लेयर सी बना रहे हैं। और मेरा ख्याल है सारे स्कूल यही करते हैं। हमारी वो लेयर अच्छी होगी, बस बाकी स्कूल नीचे IXL ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उसमें यह है कि हम लोग पढ़ाएंगे इस तरीके से कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कम से कम चीज़ें बताने से बच्चा कितनी तरह के सवाल कर सकता है IXL पे। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। और अगर वो करना शुरू हो जाए, बच्चे एंजॉय भी करते हैं वेबसाइट पे जाके, अगर उनको अच्छे बच्चे जो समझदार हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो फिर वो एक सवाल नहीं करते, वो फिर 20-20 सवाल करते जाते हैं ना, मज़ा आता है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर उनको असाइनमेंट देंगे तो क्लियरली वो बनाने में इतना टाइम लगेगा, चेक करने में इतना टाइम लगेगा, वो सारी चेकिंग भी हो रही है, वहाँ पे हिंट्स भी अवेलेबल है, वहाँ पे एनालिटिक्स भी जनरेट होते हैं, अगर रिकमेंडेशन कस्टमाइज़ भी आती हैं, तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैंने कहा कि हर टॉपिक को कि वो एस्पेक्ट्स को कवर करना जो कि ज़रूरी है बच्चे को आना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त हम लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग विद मैथ्स और इंग्लिश, फिर एक पेरेंट्स एज टीचर्स प्रोग्राम, ये मतलब हमारे मेन प्रोग्राम्स हैं। तो क्या यही कंटिन्यू रहेगा या आगे जाकर कुछ और भी है जो आएगा? बड़ा अच्छा सवाल है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एवरीथिंग दैट वी वांट टू कवर, ठीक है ना। मैं तो ये समझता हूँ, जैसे मैंने आपको मैथ्स की एक इंटरनल हायरार्की बताई है, इसी तरह अल्टीमेटली प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल होने की भी एक हायरार्की है, के अंदर मैथ्स एक कंपोनेंट है, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस सेंस है, प्रोग्रामिंग और डिजिटल स्किल्स है, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड है, दुनिया को देखने का नज़रिया, जाविया, और आप, जैसे मैं कहता हूँ कि आपके अपने अंदर इंसान बनना, आपको आपकी सोच अच्छी रहे, आप एक रहमत बने, लोगों के लिए जहमत ना बने। तो मेरा मसला ये है कि मेरे पास 2.5 घंटे हैं, ठीक है ना। 2.5 घंटे एक हफ़्ते के अंदर मैं भाई क्या कर लूँ? 2.5 घंटे पढ़ा के अगले हफ्ते मुलाकात होती है बच्चों से। मैं बच्चों को ये तो नहीं कह सकता कि मेरे लिए बैठे रहें, क्योंकि स्कूल्स हैं। मतलब मुझे 2 चीज़ें, जो मेरी 2 महीने की जो लर्निंग है ना, वो है कि तालीम का नासूर जो है ना, वो सबसे पहले स्कूल्स के ज़रिए से तालीम दिलवाना है, जिस तरह से करंट चल रहा है। मैं स्कूलों को बुरा नहीं कह रहा, मैं इस पूरे सिस्टम के जहाँ तक ये पहुँच चुका है इस वक्त, किसका कसूर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिस तरह चल रहा है ना, ये ना करनी है गल्ला ने, ठीक है, कि नहीं पढ़ना, ठीक है। मतलब कमाल है यार। लाइक आर वी सेइंग, भाई ये बहुत दफ़ा पहले बात सुनी थी, लेकिन आर वी सेइंग कि हमारे बच्चे के पास वंस वी एनरोल हिम और हर इन स्कूल, फिर उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए टाइम। मतलब मैं अभी तक इस नतीजे पहुँचा हूँ, मुझे यही कंटिन्यूस फीडबैक है। इफ़ आई वांट अ चाइल्ड to spend extra 1 hour on something, I cannot expect that to happen. Parents एकदम से उनके धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे कि 1 और घंटे का काम, बच्चा ख़त्म हो जाएगा, बच्चा पता नहीं क्या हो जाएगा, खेलने दें। फिर खेलने का भी क्या मतलब है मुझे नहीं, वो भी बड़ा थॉटलेस सी बात है। खेलने दें, क्या करने दें, मतलब मुझे नहीं समझ आती। बस खेलने दें, ऑब्जर्व करने दें, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, करी जाओ। देख लो सारे, आपका बच्चा वही होगा जो, मतलब एवरेज आउट करके देखें तो जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से, आप देखें तो सही कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वही आपका बच्चा उसी की मशीन से निकल रहे हैं। तो 2.5 घंटे के अंदर मैंने ये सोचा था कि पहले साल में मैं एक फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मैं उनको मैथ्स पढ़ा दूँ, मैं उन्हें इंग्लिश थोड़ी लैंग्वेज बेहतर करवा दूँ, बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलेगा। छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे अगर 5th ग्रेड के बच्चे को मैथ पढ़ा दें आप ग्रेड 8 तक का, सोचें 6 क्लास में जब जाएगा, क्लास में बैठेगा, मैथ की कितना मशहूर हो जाएगा कि कितना स्मार्ट बच्चा है। उसको रेशियो प्रोपोर्शन आती है, परसेंटेज आती है, फ्रैक्शंस आती हैं, वो तो छक्के मारेगा। उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसके नंबर आएंगे तो वो आगे अपनी स्टेटस को फिर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये इस बात का फ़ायदा समझ में आएगा, वो जो 2.5 घंटे दे रहा था उसका मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो वो आगे पूछेगा ना कि सर और कुछ है, अब ये तो आपने कर लिया है, कुछ और है, फिर हम आगे चलेंगे। तो मेरे ज़हन में सीधी जो है ना 2-3 चीज़ें थी। आई थिंक प्रोग्रामिंग इसके बाद पढ़नी चाहिए, अरबिक लैंग्वेज, स्टैट्स
बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बिज़नेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वाला पर्सपेक्टिव देना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए बच्चों का बेसिक कवर होना चाहिए। ठीक है ना, वो यही है मैथ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अरबिक। मैंने मज़हब के लिए कहा कि थोड़ा कुरान समझ आ जाए, और प्लस जो है ये उसके बाद बिज़नेस की बातें, फिर प्रॉब्लम को सामने रखते हुए जो स्किल चाहिए उसको लेकर उसको भी पढ़े। और जनरल एक्सपोजर के लिए हम कुछ ना कुछ कोर्सेज हम ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी है, लॉ है, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप हाथ ही नहीं लगाते, ओ लेवल्स तक तो हाथ ही नहीं लगाते, उससे पहले कोई है ही नहीं जगह। तो सोचें अगर बच्चा पहले थोड़ा सा पढ़ ले तो उसको अगले सालों में कितना फ़ायदा होगा, पर्सपेक्टिव पॉलिश हो जाता है ना आपका। सो येस, देयर इज़ अ विजन, देयर इज़ अ प्लान, बट एट दिस पॉइंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस वी आर solving a tougher problem, which is to create space, our space in their lives. ठीक है, convincing parents that they need an extra edge. They need to introduce something that they cannot find elsewhere. ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम काम करें। ठीक है सर, बेहतरीन है, बड़ा अच्छा आपने समअप किया सब कुछ, और इसी तरह की रिफ्लेक्शंस आगे भी हर हफ्ते के एंड पे ना हम करते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा, काफ़ी बातें निकल आती हैं, इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होती हैं। बस इस हफ्ते से अगले हफ्ते तक आपने दुआ करनी है कि लोगों को डिवीजन समझ में आ जाए। नहीं बस ये आपने दुआ करनी है। ठीक है नहीं ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है सर, बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया।